नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर निकलने वाले हैं, कला और प्रकृति की दुनिया में। हम दो ऐसे चैप्टर्स को समझेंगे जो लगते तो बहुत अलग हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही धागे से जुड़े हैं। लैंडस्केप ऑफ द सोल और द वॉइस ऑफ द रेन। इनके जरिए हम ये जानेंगे कि एक पेंटिंग और बारिश की बूंदों में हमारी रूह के लिए आखिर क्या छिपा होता है। और हाँ, ये जो पूरी बातचीत हम करने वाले हैं, ये खास तौर पर AHSCC और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि इन चैप्टर्स की गहराई को समझना और भी आसान हो जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि कला की दो अलग-अलग फिलॉसफी क्या हैं। फिर हम चीनी लैंडस्केप की आत्मा को महसूस करेंगे। उसके बाद वॉल्ट विटमैन की कविता में बारिश की आवाज़ सुनेंगे। और फिर हम इन दोनों के बीच के गहरे कनेक्शन यानी सृजन के चक्र को जोड़ेंगे। और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि एग्जाम्स के लिए इन सबको तैयार कैसे करना है। तो हमारा पहला सवाल, आखिर कला है क्या? क्या ये दुनिया में झांकने के लिए बनी एक खिड़की है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाता है? चलिए यूरोप और चीन की कला के नजरिए से इस पहेली को सुलझाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहीं पर सारा फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है यूरोपियन आर्ट, जिसका मकसद है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल हूबहू असली लगे। वहां हम कलाकार की आंखों से एक नज़ारा देख रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है चाइनीज आर्ट। इसका मकसद बिल्कुल अलग है। ये आत्मा के सार को, उसके एसेंस को पकड़ना चाहती है। यहां देखने वाला सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो तो कलाकार के दिमाग में घुसकर उस लैंडस्केप में एक पूरा सफर तय करता है। चीनी कला की इस गहरी सोच को समझने के लिए ना वू दाओजी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 8वीं सदी के एक महान चित्रकार थे जिन्होंने सम्राट के लिए एक लाजवाब लैंडस्केप पेंटिंग बनाई थी। वू दाओजी ने सम्राट को पेंटिंग में बने पहाड़ के नीचे एक गुफा दिखाई और कहा, इसके अंदर एक आत्मा रहती है। फिर जैसे ही उन्होंने ताली बजाई, गुफा का दरवाजा खुल गया। वो सम्राट को रास्ता दिखाने के लिए अंदर चले गए, लेकिन उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और सम्राट, जो कि एकदम हैरान थे, कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी की पूरी पेंटिंग दीवार से गायब। कलाकार अपनी ही बनाई कला में समा गया। यही है चीनी कला का असली मकसद, फिजिकल दुनिया से आगे बढ़कर यूनिवर्स के उस रहस्यमयी रास्ते यानी दाव को पा लेना। अब इस कहानी की तुलना करते हैं 15वीं सदी के यूरोप की एक कहानी से। ये कहानी है फ्लैंडर्स के एक लोहार क्विंटन मैथ्सिस की, जिन्हें एक पेंटर की बेटी से मोहब्बत हो गई थी। अब देखिए, चित्रकार अपनी बेटी की शादी एक मामूली लोहार से तो करना नहीं चाहता था। तो एक दिन क्विंटन चुपके से उनके स्टूडियो में गए और उनकी सबसे नई पेंटिंग पर एक मक्खी बना दी। और जानते हैं, वो मक्खी इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि जब मास्टर ने उसे देखा तो उसे सच मानकर उड़ाने की कोशिश करने लगे। ये डेलिकेट रियलिज्म देखकर वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने क्विंटन को ना सिर्फ अपना शागिर्द बनाया, बल्कि अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया। यहां लक्ष्य क्या था? एक परफेक्ट भ्रम पैदा करना। चलिए अब चीनी कला के दर्शन में और गहरे उतरते हैं। यहाँ एक लैंडस्केप, जिसे शान शुई कहते हैं, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को देखने का एक पूरा नजरिया है। तो ये जो शब्द है शान शुई, इसका मतलब सिर्फ माउंटेन वाटर या पहाड़ पानी नहीं है। ये दरअसल ब्रह्मांड की दो पूरक शक्तियों, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स का प्रतीक है, जिनसे मिलकर ही ये पूरी कायनात चलती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहाड़ है यांग, जो ऊपर आसमान की तरफ उठता है, स्थिर है, गर्म है, और जिसे मर्दाना ऊर्जा यानी मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। और पानी है यिन, जो धरती पर फैला है, बहता है, ठंडा है, और जिसे स्त्रैण ऊर्जा यानी फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक मानते हैं। लेकिन रुकिए, इन दोनों के अलावा एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी तत्व भी है, द मिडल वॉइड। ये पेंटिंग में छोड़ी गई वो खाली सफेद जगह है। लेकिन ये खाली जगह सिर्फ खाली नहीं है, यहीं पर असली जादू होता है। यहीं पर यिन और यांग की ऊर्जाएं मिलती हैं। ये बिल्कुल प्राणायाम की तरह है, जहां सांस लेने और छोड़ने के बीच का जो ठहराव होता है ना, वही ध्यान का केंद्र बनता है। और इसी खाली जगह में, यानी स्वर्ग यांग और पृथ्वी यिन के बीच में आता है मनुष्य। जैसा कि फ्रांसवा चेंग कहते हैं, मनुष्य ही परिदृश्य की आंख है। वही तो इन दोनों ध्रुवों के बीच संवाद का माध्यम है। उसके बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है। शान शुई के इसी पानी वाले तत्व से निकलकर अब हम कला की दुनिया से प्रकृति की अपनी कविता में कदम रखते हैं। चलिए सुनते हैं वॉल्ट विटमैन की कलम से निकली
द वॉइस ऑफ द रेन। कविता की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है। कवि हौले हौले बरसती बूंदों से पूछता है, एंड हु आर्ट दाओ? मतलब तुम कौन हो? और कमाल देखिए, बारिश उसे जवाब देती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। और बस यहीं से दो आवाजों के बीच एक खूबसूरत बातचीत शुरू हो जाती है। बारिश अपनी कहानी सुनाती है, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मतलब मैं हमेशा ऊपर उठती हूँ, एक ऐसे रूप में जिसे छुआ नहीं जा सकता। ये शब्द कितना खूबसूरत है ना, इम्पैल्पेबल। ये उस अदृश्य भाव को बयां करता है जिसे ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। यहाँ बारिश को एक इंसान की तरह बात करते हुए दिखाया गया है, जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। असल में ये पूरी कविता बारिश के जीवन चक्र का ही एक गीत है। जमीन और समंदर से भाप बनकर उठना, आसमान में बादलों का रूप लेना और फिर बूंदे बनकर वापस धरती पर लौटना। और लौटकर वो करती क्या है? सूखी जमीन को, धूल के कणों को और उन बीजों को जिंदगी देती है जो उसके बिना सोए ही रह जाते। वो जहां से आई थी उसी को जिंदगी लौटाकर उसे और भी ज्यादा पवित्र और सुंदर बना देती है। तो हमने एक तरफ कलाकार की आंतरिक दुनिया देखी और दूसरी तरफ प्रकृति का जीवन चक्र। अब वक्त आ गया है इन दोनों धागों को एक साथ बुनने का और ये देखने का कि इन दोनों में कितनी गहरी समानता है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक ही तरह के चक्र का हिस्सा हैं। जैसे कलाकार अपनी आत्मा की गहराई से कुछ बनाता है और वो कला दुनिया को छू के वापस कलाकार को एक संतुष्टि देती है, ठीक उसी तरह बारिश भी धरती से जन्म लेती है, दुनिया को जीवन देती है और वापस अपनी धरती माँ की गोद में समा जाती है। दोनों का असली मकसद बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदर की सुंदरता को जगाना और दुनिया को पवित्र करना है। चलिए अब इस पूरी समझ को एग्जाम के नजरिए से और भी पक्का कर लेते हैं। ये सेक्शन रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए। ये चीनी और यूरोपीय कला के बीच के सारे बड़े अंतरों को एक ही जगह पर समेट देती है। उनका लक्ष्य क्या है, उनका नजरिया कैसा है और देखने वाले की भूमिका क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। और ये हैं वो कुछ खास शब्द जो इन दोनों चैप्टर्स की जान हैं। एग्जाम में अच्छे जवाब लिखने के लिए इन्हें और इनके मतलब को जरूर याद रखें। कॉन्सेप्चुअल स्पेस, डाओ, शांशुई, इम्पैल्पेबल और लेटेंट। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। इसका जवाब देने के लिए बस वू दाओजी की कहानी को कॉन्सेप्चुअल स्पेस के आइडिया से जोड़ना है। ये बताना है कि कैसे चीनी कला सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि आत्मा का एक सफर है। उम्मीद है इस विश्लेषण से ये दोनों अध्याय अब और भी गहरे और दिलचस्प बन गए होंगे। अब शायद अगली बार जब कोई पेंटिंग देखी जाएगी या बारिश की आवाज़ सुनाई देगी तो उसके पीछे छिपा वो अनकहा गीत भी महसूस हो पाए।